नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनेवा और आगामी पेपरलेस सत्र को लेकर की चर्चा। डाट काली मंदिर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी। अपने जन्मदिन के अवसर पर की पूजा अर्चना। पूजा कर मां काली का लिया आशीर्वाद। कांग्रेस से निष्कासित नेताओं ने लगाया गंभीर आरोप। महानगर अध्यक्ष ने आरोपों को बताया निराधार। गीता चौहान की पार्टी में वापसी की कही बात। नैनीताल में जल के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। जल संचय को लेकर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे हुए सम्मानित। और ऋषिकेश में जागरूकता के बाद परिवहन विभाग का एक्शन। 56 वाहनों के चालान और 13 वाहन किया गया सीज। 4,30,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक सीएम धामी दिल्ली में मोतीनगर विधानसभा से जनसभा करने के बाद नई दिल्ली विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अगर हम हवाई जहाज का टिकट लेकर जाते हैं तो तब भी 4 घंटे कम से कम लग जाते हैं, और बाई रोड जाएंगे तो आप 2 से ढाई घंटे में, मात्र 2 से ढाई घंटे में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हवाई सेवा करेंगे कि रोड सेवा करेंगे? तो ये सब काम जो है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हो रहे हैं। हमारे राज्य में एक नहीं, अभी तो एम्स एक हमारा चल रहा है, दूसरा एम्स भी हमारे यहां बनने जा रहा है। हमारा एयरपोर्ट देखिए आप, देहरादून का एयरपोर्ट। प्रवेश जी, आपको अच्छा लगा एयरपोर्ट? नहीं लगा? हमारा अच्छा लगा होगा एयरपोर्ट देहरादून का। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, सांसद हैं, वो मुझे कह रहे थे सच में कि बोल रहे थे इतना अच्छा एयरपोर्ट तो हमारा पटना का भी नहीं है। तो ऐसे अनेक काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव दिल्ली का है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं, वो इसलिए हो पा रहे हैं कि वहां पर क्या है, डबल इंजन की सरकार है, और यहां भी डबल इंजन लगेगा तो तेजी से विकास के काम होंगे। और जो यहां के प्रत्याशी हैं, यहां इतने 11 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अनेक बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं, और हर बार उनकी झूठी घोषणाएं। उन्होंने कहा इतने स्कूल खोलेंगे, इतना मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, यमुना जी को हम साफ कर देंगे। आप देखिए कहीं यमुना जी साफ नहीं हुई। मैं दिल्ली आता हूं तो बड़ा दुख होता है। आप यमुना जी को वहां देखिए, यमुना जी वहां निर्मल, साफ, स्वच्छ, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी है, नहाते भी है लोग, पीते भी है, साफ स्वच्छ पानी, अमृत समान। और दिल्ली में आकर इतना दूषित हो गया है, और वो अब दूषित करने का काम स्वयं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो है हरियाणा वालों ने दूषित कर दिया। जहर घोलने का काम कर रहे हैं आपस में लोग। और हर बार जैसे चुनाव आता है, हर बार के चुनाव में कहते हैं कि इस चुनाव के बाद मैं यमुना जी की सफाई कर दूंगा। अरे भाई, आप 11 सालों तक क्यों नहीं आपने यमुना जी की सफाई करी? राम मंदिर की बात आती है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आते, कांग्रेस वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का भी उपहास उड़ाते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उत्तराखंड के लोग, हम बड़े आहत होते हैं। उत्तराखंड के लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि जब कोई सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इन्होंने, जब हमारी सेना ने, जब पुलवामा में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ था, हमारे सैनिक बलिदान हो गए, उनकी शहादत हो गई, और इन्होंने यहां दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और कहा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे। जो सेना के लोगों का अपमान करते हैं भाइयों बहनों, जो धारा 370 समाप्त करने वाले मोदी जी का विरोध में खड़े हैं, ये उनके साथ खड़े होते हैं। 3 तलाक का कानून जो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करता है, उस 3 तलाक के विरोध में खड़े होते हैं।
सीएए का कानून लागू होता है दिल्ली में, भारत की संसद में उस पर चर्चा होती है, ये शाहीन बाग में जो है लोगों को खड़ा कर देते हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों का समर्थन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप सब लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि जैसे आज लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, अभी आपके बगल में देखिए हरियाणा में चुनाव हुआ, तीसरी बार लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने डबल इंजन लगाया है, डबल इंजन बनाया है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में डबल इंजन लगाया है। उत्तराखंड में 2.5 साल पहले चुनाव हुआ, उत्तराखंड के लोगों ने मिथक तोड़कर, इतिहास बनाकर वहां भी डबल इंजन लगाया है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां डबल इंजन लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकारें तेजी से विकास कर रही हैं, तेजी से उन राज्यों की प्रगति हो रही है, तेजी से जो राज्यों की आवश्यकताएं हैं उसको भारत की सरकार स्वीकृति प्रदान कर रही है, उनकी सहायता कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने शासकीय आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन नेता और आगामी पेपर लेस सत्र की तैयारियों के संबंधित विषयों पर चर्चा की। तो वही आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देहरादून विधानसभा सदन में ई नेवा प्रणाली का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे देहरादून विधानसभा डिजिटल प्रक्रिया की पूरी तरह से सक्षम हो गया है। वहीं गैरसैंण विधानसभा में ई नेवा प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण ने सरकार और सीएम धामी से आगामी बजट सत्र देहरादून विधानसभा में आयोजित किए जाने का अनुरोध किया, ताकि सत्र की कार्रवाई ई नेवा के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि पेपरलेस सत्र न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे विधानसभा की कार्रवाई अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी। ई नेवा के माध्यम से विधायकों को डिजिटल रूप से सभी दस्तावेज और सत्र से संबंधित जानकारी सुलभ होगी, जिससे विधानसभा की कार्रवाई अधिक दक्षता से संपन्न हो सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहेगी। बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो अफसर हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं।
जो हमारे विधायक हैं उनको भी पत्र जा चुके हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। बेसिकली देखिए, जो डिजिटल वहां पर होता है, लैपटॉप आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, और इट इज जस्ट अ टैब। वो टैब है वहां पे जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन पेपर पे पढ़ने की जगह उससे आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली पेपरलेस तुरंत हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम। अभी भी आप देखते हैं जो पुराने हमारे ई नेवा हो गए हैं, वहां भी पेपर की तैयारी रहती है, क्योंकि ये कह देना कि हम फुली ट्रेंड हैं या हमको सब कुछ आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं होगा तुरंत। एंड हमारे लिए और हमारे विधायकों के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस पहला वाला होगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि हम सब लैपटॉप यूज करते हैं, तो बेसिक फंक्शन उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन हम पेपर पे देते थे, वो इन्फॉर्मेशन आपकी अब टैब्स पे आएगी। कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे पेपरलेस, कहेंगे, लेकिन वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर स्टिल ट्रेनिंग। अभी भी संसद में भी तो चलता है ना, तो पेपरलेस ही कहते हैं। तो वी आर स्टिल लर्निंग, ट्रेनिंग एंड एक सपोर्ट के लिए, विधायकों के सपोर्ट के लिए, सभी के सपोर्ट के लिए हम ये चाहेंगे कि वो मिनिमम पेपर हम यूज करें। लेकिन अगर किसी विधायक एकदम टोटली एकदम से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि वो पेपर भी अभी साथ साथ चले। इनफैक्ट मैं भी चाहूंगी सत्र में मेरे बगल में भी कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि अगर इनकेस कुछ मुझे दिक्कत होती है तो मैं अपना पेपर से उसे चला सकूं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने जन्मदिन के अवसर पर डांच काली मंदिर पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ विशेष पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ का मां काली का आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मां काली से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ नेताओं, अधिकारियों और कई बड़ी हस्तियां ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी का आभार जताया। और वहीं कांग्रेस से निष्कासित किए गए नेताओं द्वारा लगाए गए तमाम तरह के आरोपों को महानगर अध्यक्ष ने निराधार बताया है। साथ ही गीता चौहान को निष्ठावान कार्यकर्ता बताते हुए उनकी पार्टी में सम्मान वापसी की बात की है। आपको बता दें कि कांग्रेस मेयर प्रत्याशी रहे संदीप सहगल ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इसी के साथ नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की खिलाफत करने के आरोप में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। निष्कासित कार्यकर्ता ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि महानगर अध्यक्ष ने प्रलोभन में पार्षद पद पर टिकट दिए हैं। कहा कि कायदे से पहले उन्हें नोटिस दिए जाने चाहिए थे। खुद महानगर अध्यक्ष व मेयर प्रत्याशी के वार्ड में कांग्रेस बुरी तरह हारी है और ऐसे में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष को इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। कहा इस मामले में आज महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन और पूर्व मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपना स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि निष्कासन सूची में गीता चौहान का नाम भूलवश आ गया था। इसमें सुधार करते हुए निष्ठावान कार्यकर्ता गीता चौहान की पार्टी में ससम्मान वापसी की गई है और इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। लेके कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ रहा होता है तो उसकी व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं होती है। वो चाहता है कि पूरा परिवार एकजुट होकर कार्य करे। जो आपने नाम लिए उन लोगों को रात को 12-1 बजे उनके यहाँ पर प्रभात साहनी और शशांक सिंह जी रात को बैठे हुए थे। मैंने आदरणीय मनोज जोशी जी को फोन करा कि इन लोगों के यहाँ पर बैठे हुए, जफर मुन्ना जी को फिर मैंने फोन करा। उन्होंने कहा वो अपने आप घुस गए, अपने आप आ गए। तो आप बताइए, ये हमारा अगले दिन पोलिंग होने जा रही है। जो कत्ल की रात पूरा सर्वविदित होता है कि कत्ल की रात कही जाती है, उस दिन ये लोग हमारे विपक्षी लोगों के साथ अपने घर पर बैठकर खाना पीना कर रहे हैं और पूरे एरिया में चर्चा का विषय बना कि अलीखा में पैसा बांटा जा रहा है। हमने भी बहुत हल्ला काटा। 36 नंबर में पैसा बांटा जा रहा है और हमारे ही लोग वहां पर उपस्थित थे। मुझे अफसोस उन लोगों का नहीं है, जैसे हसीन खान जी हैं, नदीम जी हैं और जो तीसरे हमारे क्या नाम उनका जो खड़े हुए थे, अनवर जी हैं। उन लोगों का अफसोस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के माध्यम से अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।
अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल के रामलीला मैदान में नगरपालिका सभासद जितेंद्र कुमार पांडे के सहयोग से जेपी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल एनवायरमेंट और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, जहां पर दादा देहरादून आई टीम ने जल के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इस मौके पर बच्चों के लिए आर्ट प्रतियोगिता की आयोजित की गई और इस बीच पानी को किस तरह से संचय किया जा सके इसके बारे में जानकारी भी दी गई। सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया और इस अवसर पर प्रोफेसर ललित तिवारी ने सेफ वाटर सेफ हेल्थ को लेकर बच्चों से भी सवाल किए। प्रोफेसर तिवारी ने कहा कि पानी की बचत करना हम सबका दायित्व बनता है और यदि पानी की बचत नहीं होती तो तमाम परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वही सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग जहां पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक करने का काम कर रहा है, वही नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई भी करने को लगा हुआ है। इस बीच इस कड़ी में परिवहन विभाग की टीम ने ऋषिकेश, रायवाला, नेपाली फॉर्म और अन्य आसपास के इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 56 वाहनों के चालान काटे और 13 वाहनों के कब्जे में लेकर सीज किया गया। एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि 24 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की गई और इसके अलावा किसी कृषि कार्य के लिए पंजीकृत 3 ट्रैक्टर और ट्रॉली को ईंटों की सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है। सभी घायलों को सभी चालकों पर कुल 4,30,000 का जुर्माना लगाया गया है। मोहित कोठारी ने बताया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां रायवाला थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की 3 वारदातों ने फरार चल रहे लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसकी पहचान
दीपक थापा निवासी प्रतीक नगर रायवाला के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 1,500 रुपए नकद और एक दुकान से चोरी हुआ सामान बरामद किया है। आरोपी की निशानदेही पर रिक्शा से लूटी गई बैटरी जंगल से बरामद की गई है। मामले का खुलासा करते हुए रायवाला के थाना प्रभारी निरीक्षक बेल भारती ने बताया कि आज रायवाला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सड़क किनारे बाइक सवार संदिग्ध दिखाई दिया। आपको बता दें कि चेकिंग के लिए रोकने पर संदिग्ध के कब्जे से एक चाकू और कुछ सामान बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर संदिग्ध ने बताया कि यह सामान चोरी का है। संदिग्ध की पहचान दीपक थापा निवासी रायवाला के रूप में हुई है। आरोपी ने बताया है कि उसने अपने साथी राहुल पासवान और सूरज थापा के साथ मिलकर कुछ दिनों पहले एक रिक्शा और एक बाइक सवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है और एक दुकान में भी चोरी की है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि राहुल और सूरज को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दीपक को भी कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते सीधे लिए चलते हैं आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती की जा रही है। कृष्ण सकल स्वर्ग संगे तरले तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे
लाल